बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। फिर रोडीज एक्स में अब जो वीडियो वायरल हो रही है वो रोडीज एक्स का विवाद जो हुआ था रघु के साथ, कि तू स्पाइनलेस है। ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहता है किसी के साथ ना हो, तो एक थप्पड़ ने उसकी लाइफ पूरी हिला दी। सुसाइड भी करते हैं हमेशा रघु 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 रघु, और उस कारण मेरी सारी वीडियोस भी डिलीट हो गई, उस कारण सब कुछ बंद, सीरीज टीवी शोज सब कुछ ऑफर होगा। साल तक भाटिया हो तो वो जो कंट्रोवर्सी हाईलाइट होती है, मैं मेंटली प्रिपेयर होकर गया था, ये मेरा लास्ट ऑडिशन है, इसके बाद मैं कभी रोडीज का ऑडिशन नहीं दूंगा। इनकी भी मैंने बाद में चेक करी, रोडीज की लड़ाई होने के बाद इमीडिएटली इनकी भी वीडियोस मेरी डिलीट हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सार्थक, मोस्ट वेलकम टू आवर शो। थैंक यू बुलाने के लिए। वेलकम। और आपका जो हम आज बात करेंगे आपके जो रियलिटी शोज़ हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में और आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो आपका सबसे पहला रियलिटी शो कौन सा था? मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था होंडा CBF स्टैंडर्ड 10 यूटीवी बिंदास के साथ, और उसमें अच्छे खासा जजेस थे। नेहा धोपिया थी, सुरेश मेनन था, शिवानी कश्यप थी, और बड़े बड़े लोग थे। कृष्णा की वाइफ कश्मीरा थी, उसमें टास्क के दौरान आई थी। तो वो शो मैंने ऐसे ही कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था, और मुझे नहीं पता था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। उन्हें चाहिए था बिंदास एटीट्यूड बंदा, तो उनमें मेरे को देखा होगा कि हाँ भाई बिंदास बंदा है, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसमें मैं मतलब टॉप 3 तक गया था। ओके, तो आपकी ये जो रियलिटी शोज़ की जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी? नहीं, एक्चुअली मैं रियलिटी शोज़ बचपन से रोडीज़ देखता आया था, तो मुझे रोडीज़ करना था। तो मेरे को लगा था कि रोडीज़ के दौरान कोई और शो मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा, तो इसलिए वो कॉलेज में एक मौका मिला मुझे, तो ये मैंने पहला शो वहाँ से किया। अच्छा। बाकी रोडीज़ के लिए मैं 17 साल की उम्र से, जो अलाउड नहीं होता, मैंने पहला अटेम्प्ट तब किया था। ओके, आप ट्राई कर रहे थे उसके हाँ, लिए? तब ट्राई कर रहा था मैं। ओके, तो आपने कौन कौन से शो के लिए ट्राई किया? मैंने मतलब रोडीज़ के अलावा मैंने सोचा नहीं था मैं कोई और शो करना चाहूँगा, बट रास्ते में जो शो आए मैंने एक्सेप्ट किए। बाकी ये था रिजेक्शन क्यों हो रहा है, मैं रीज़न जानना चाहता था, तो मैं डिफरेंट शोज़ ट्राई करता रहा। मतलब अपने रिजेक्शन से सीख रहे थे? हाँ, जितने ज़्यादा रिजेक्शन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ बढ़ता रहा गया। था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो ये देखा गया कि रिजेक्शन के बाद बहुत सारे लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। करते हैं, मैंने भी एक समय पे कर दिया था, बट रिजेक्शन लेना आना चाहिए, और मैंने रिजेक्शन अच्छी तरह लिया है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ले नहीं पाया, उसके कारण मेंटल ट्रॉमा में भी गया, अच्छा, तो वो मैं बताऊंगा बाद में आराम से। बिल्कुल, आप बताइए उसके बारे में। रोडीज़ के दौरान जब मैं पहला रियलिटी शो कर चुका था, तो मैं रोडीज़ 8 में गया था, और तब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था G2 में। अच्छा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो रघु, रणविजय और इंटरव्यू ले रहे थे। हम G2 में 20 या 30 बंदे होंगे। उन्होंने मतलब एक एक करके पूछा कि आपको एक लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब करना है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड व्हाट आई हैव टू से। तो मैंने बोला इफ़ यू हैव द गट्स इन योर बट्स देन शो मी, अदरवाइज गेट लॉस्ट। तो दे लाइक इट, बट उन्होंने एकदम से बोला इसे हिंदी में बोलो। तो अच्छा। आप वो उस चीज़ को मैं हिंदी में नहीं बोल पाया, और मैंने कोई और उसके आगे लाइन बोल दी। तो आई गॉट टू नो कि मेरा रिजेक्शन किस वजह से हुआ। और मैं घर पे जाके, अगर आप ज़्यादा सोच के आते हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि मैं इस चीज़ बोलूँगा, तो वो तो रॉ शो था, और मेरे को अपनी गलती रियलाइज़ हुई। फिर मैंने उस पर वर्क किया, फिर दोबारा आया। फिर रोडीज़ एक्स में अब जो वीडियो वायरल हो रही है वो रोडीज़ एक्स का विवाद जो हुआ था रघु के साथ, उसमें हुआ था। तो वो कौन से सीज़न की बात है? वो मतलब आपने पहला कौन से सीज़न किया था और जो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी वो कौन से सीज़न में हुई थी? रोडीज़ 8 के बाद मैंने रोडीज़ 9 में दोबारा अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी रोडीज़ 10 में हुई थी, पुणे ऑडिशन में। अच्छा। और वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस होते हैं रोडीज़ के कुछ, मैंने अच्छे खासे लिखे हुए थे, एंड मैं मेंटली प्रिपेयर होकर गया था कि मेरा लास्ट ऑडिशन है, इसके बाद मैं कभी रोडीज़ का ऑडिशन नहीं दूंगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो और मैंने सोच रखा था कि अब मेरे डैड भी नहीं रहे थे, तो इट वाज माय लास्ट ऑडिशन। तो मैंने क्लियरली कहा था मैं कभी ज़िंदगी में चीट नहीं करूँगा। तो अब रघु ने सामने से पूछा कि कल तुमने 2 GD दिए हैं। मैंने बोला हाँ 2 GD दिए हैं। तो कहता है 2 GD क्यों दिए जब तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है तुम चीट नहीं करोगे।
तो मैंने कहा 2 जीडी दिए हैं, बट एक जीडी में मैं गया, मैं गिफ्ट लेके आया हूँ और मैं सोचा है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा और आपके क्रू मेंबर ने एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरे जीडी में मैंने गलत नाम, सब कुछ गलत। और अगर मैं सिलेक्ट भी होता उस जीडी में, मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करते, मेरा नाम भी गलत, सब कुछ गलत, और मैंने सिर्फ गिफ्ट देने आया। एंड पता नहीं उसके पास क्रू मेंबर ने क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, क्या नहीं पहुँचाई, ही गॉट एग्रेसिव, ही स्टार्टेड शाउटिंग, और मुझे समझ नहीं आया इससे क्या हुआ एकदम। अब मैं गाली बिल्कुल नहीं देता। वहाँ पे हमारी कुछ लड़ाई हुई, फिर वहाँ पे बाउंसर्स पीछे से पकड़ने आए, मैंने बाउंसर्स को भी मारा। बट जो चीज़ें हैं, आपकी बेइज्जती टीवी पे दिखाई जाती है, आप ये नहीं दिखाया जाता कि आप किसी के डिफेंड कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, वो कभी नहीं दिखाया जाएगा। तो उस टाइम मैं बहुत लो फेज़ में चला गया था, क्योंकि अब मैं जॉब कर रहा था जैसे, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप प्रमोट होना चाह रहे हो, टीम लीडर बनना चाह रहे हो, और एकदम से तुम्हारा इंटरव्यू ऑन एयर हो गया, तो लोग हंसी मजाक करने लगे कि यार ये तो इसी पिट गया रघु से। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बहुत लंबा इंटरव्यू था, उस टाइम मैंने भी बहुत कुछ कहा, मैंने भी मारा, बट लोग कह रहे थे नहीं तू पिट के आ गया। तो आई वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर रोडीज़ 11 में आई वेंट देयर अगेन, फिर ऑडिशन में, फिर रघु ने खुद से मेरे को बुलाया, और रोडीज़ 11 क्लब में एक पार्टी थी, वहाँ पे सॉरी कहा मुझे, कहता है सॉरी लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, मेरे कुछ बटन है पुश हो जाते हैं, और मैं तुझे डायरेक्ट मौका दे रहा हूँ इंटरव्यू में आने का। और उसने मेरे को पूरा प्रॉपर पर्ची पे लिख के दिया, यू आर सिलेक्टेड। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं क्या गया, क्रू मेंबर के पास दिया पर्ची, उसने वो पर्ची फाड़ दी। आज तक ये क्या हो गया। फिर मेरे को पता था ऑडिशन कहाँ पे हुआ मेरा, पीआई, मैं उस होटल के साथ बाहर जाके मैंने वेट किया, तो रघु ने बुलाया, कहता है मैंने तेरे को पीआई के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए बुलाया कि मैं तो सॉरी कह सकूँ। और वो सॉरी भी ऑन एयर नहीं हुआ, वो यूट्यूब पे सिर्फ छोटी सी क्लिप आई थी। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैं ऑडिशन के लिए गुजरात गया, गुजरात में ऑडिशन शट डाउन हो गए, और उसके बाद रघु ने ही शो छोड़ दिया, या रघु को निकाला गया, आई डोंट नो, बट मेरी इमेज पूरी ख़राब हो चुकी थी उसके बाद। अच्छा, मतलब जो आपका कंट्रोवर्सी हुआ था, जो स्क्रीन पे दिखाया, जो कुछ पार्ट वो लोग दिखाते हैं अपने इंटरव्यूज़ वगैरह का, लेकिन उसके बिहाइंड द स्टोरी जो आपके साथ मतलब हुआ, कि जैसे आपको पुश किया या खींचातानी जो भी हुई, तो थोड़ा सा मतलब उसको वो लोग दिखाते नहीं हैं। वो लोग वहीं दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। वो उन्होंने मेरे को सिर्फ वहीं दिखाया, पोर्ट्रे किया कि ये बंदा आया था हमसे पंगे लेने, हमने इसकी बेइज्जती करके निकाल दिया। बल्कि मैं पंगे लेने नहीं गया था, आई गॉट सेलेक्टेड प्रॉपरली GD2 के लिए। अब उसके पास मैसेज किया गया कि ये गिफ्ट लेके आया है, और टी शर्ट गंदी सी है। टी शर्ट अगर आप सील पैक करके रखोगे, वो गंदी कैसे होती है। रोडीज़ की टी शर्ट थी, मेरे को रोडीज़ 8 में मिली थी एज अ गिफ्ट, और मैंने वो टी शर्ट 2 साल संभाल के रखी, और वो वैसे की वैसे वापस दे दी। उसमें स्मेल कैसे आ सकती है। अब रोडीज़ के क्रू मेंबर ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी, ही गॉट एग्रेसिव, वो मेरे पे नाराज़ हो गया। देखिए, छोटी सी ही बात थी, हाँ, एक जो टी बहुत शर्ट वाला बहुत जो एक बहुत मुद्दा था। छोटी सी बात थी। तो आपको कैसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी उस टाइम हो रही थी, कि ये इस तरीके से ना बढ़ती, आप क्या अगर कर सकते थे? मतलब अगर आप, मैं बोलूँ कि अगर आपको ये दोबारा मौका मिले उस जो हुआ था उसको रिवाइंड करने का, तो आप उसको कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें रिवाइंड नहीं हो सकती, और अगर रिवाइंड करने का मौका मिला, अगर रघु थोड़ा शांत होता, एग्रेसिव ना होता, और उसने मेरी बात सुनी होती, तो वो समझ जाता कि मैं वहाँ पे लड़ने नहीं गया, मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था, और मैं रोडीज़ चाहता था कि मैं रोडीज़ में सेलेक्ट हूँ और जीतूँ। तो उसे वो चीज़ समझनी चाहिए थी। इतने लोग आते हैं, मैं मानता हूँ बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग पंगे लेने भी आते हैं, कुछ लोग फॉर्म में गंदी गालियाँ भी लिखते हैं, बट मेरी पर्सनैलिटी देख के उसे लगा कि हाँ ये हैवी बिल्ट है, और ये मुझसे लड़ने आया है यहाँ पे, या मेरी बेइज्जती करना है, इससे पहले ये मेरी बेइज्जती करे, मैं इसकी बेइज्जती कर देता हूँ। तो उसे वो फील हुआ, उसने वो किया, बट कहते हैं ना कर्मा, उसके बाद उसको शो ही वहाँ शो से निकाल दिया गया। फिर बाद में लेटेंट का भी अभी जो केस हुआ था रिसेंटली रघु के ऊपर, फिर वो स्पेशली दिल्ली आया, चाहे 12 साल बाद उसने सॉरी बोला, एंड आई वाज लाइक ठीक है पुरानी बात है, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी भी मेरे दिल में कुछ है कि मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। चाहे जितने भी व्यूज़ इंस्टा पे आ जाएँ, कितने भी लाइक्स आ जाएँ, अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग रघु को कुछ कह रहे हैं गंदा, कुछ मुझे कह रहे हैं। 10% होंगे कि गंदा मुझे कह रहे हैं। किसी ने अभी रिसेंटली कमेंट किया था कि तू स्पाइनलेस है, कि तू रोडीज़ में जाके उस टाइम तूने कुछ नहीं किया, और अब सॉरी लेके तू चुप बैठ गया 12 साल बाद भी, तो यू आर स्पाइनलेस। आई वाज लाइक कि तुझे क्या पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट किसी पे, बट ठीक है जो लाइफ चल रही है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और नहीं, एक्चुअली आप वो भी तो हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकते, कि बिहाइंड द कैमरा कि आपने भी
अपनी प्रोटेक्शन में या अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी किया था उस वक्त, वो भी तो वो लोग नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे, वो कभी नहीं दिखाएंगे कि उनके चैनल की या एमटीवी क्रू की बेइज्जती हो। वो कभी नहीं दिखाएंगे कि इवन एक स्टोरी है, रघु के पास एक कंटेस्टेंट गया था, रघु ने उससे पंगे लेने की कोशिश की थी, बट उस कंटेस्टेंट ने ही रघु को धमका दिया और थप्पड़ मार दिया था। और ये रियल स्टोरी है, वो कैमरे पे हुई थी, बट कैमरा एमटीवी का है, चैनल उनका है, तो वो चीज़ तो वो दिखाएंगे नहीं ऑफ कोर्स। और ये इंसिडेंट्स हुआ था, ये भी मुंबई या पुणे में हुआ था, और ये किसी ने मेरे को बताया था, और रियल स्टोरी थी ये। तो जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो ये शो को अप करने के लिए होती हैं। शो तो अप हो जाता है कंट्रोवर्सी से, लेकिन जो जिस भी इंसान के साथ ये हो रहा है, तो उसके लाइफ पे क्या असर पड़ता है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वो जो कंट्रोवर्सी हुई रघु के साथ, तो उसके बाद आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मुझे बाकी रियलिटी शो जैसे बिग बॉस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं GD1 क्लियर किया, GD2 में गया। जब GD2 में गया तो उन्होंने बोला कि आप सार्थक भाटिया हो, तो वो जो कंट्रोवर्सी हाईलाइट होती है, अब वो बिग बॉस वाले कहते हैं आपकी कंट्रोवर्सी हुई है रघु के साथ और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है, हम आपको नहीं ले सकते। क्लियरली उन्होंने मेरे को मना कर दिया। आई वाज लाइक क्यों नहीं ले सकते? कहते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी ऐसी हुई है जिसमें आपको नेगेटिव दिखाया गया है। तो आज लाइक ठीक है, मैं और कोई शो ट्राई करूँगा। उसके बाद मैंने मास्टर शेफ़ ट्राई किया। अब मास्टर शेफ़ में मेरे को लगा दूसरा चैनल का शो है कि मुझे सेलेक्ट होना ही है और मैं हो जाऊँगा। मुझे कुकिंग का शौक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ रियलिटी शो के लिए पागल हूँ, बट हाँ ठीक है, मैं कल लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब वहाँ पे मैंने राउंड 1 क्लियर किया, राउंड 2 क्लियर किया। अब वहाँ पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिल गया मुझे जो MTV रोडीज से ही हायर हुआ था और स्टार प्लस में गया था। अब ये लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हायर करते हैं। अब वो वहाँ पे देखा, उसने मेरे को पूछ लिया कि सार्थक तुम यहाँ पे कैसे? और तो स्टार प्लस की चैनल हेड ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो इसको? तो कहते हैं ये रोडीज़ में आया था। अब उन्होंने वहाँ पे बोल दिया ये रोडीज़ में आया था, वहीं पे सीधा कांटा लग गया कि हाँ, हम दूसरे चैनल में लड़के की जो बेइज्जती हुई है उसको अपने चैनल पे नहीं लेंगे। तो ये सारे चैनल्स भी लिंक होते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी लिंक होते हैं, सब कुछ लिंक होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस तरह की किसी को अगर सपोर्ट कर दे कि अगर किसी कंट्रोवर्सी हुई है, तो हम उसको एक पॉजिटिव वे में दिखाएं। ज़रूरी नहीं है वो नेगेटिव वे में ही थी। बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, कुछ भी होता है, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक लड़के को उसकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं थी, रोडीज़ में आना था। अब उसे रोडीज़ में आना किस लिए था? सिलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ उसे एक बार रणविजय, नेहा धूपिया इनसे मिलना था। तो उसने बोला सार्थक भाई आप मुझे गाइड कर सकते हो? मैं कहा 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो आप फॉर्म ढंग से लिखो और भरो और आप सिलेक्ट हो, मैं आपको GD के लिए भी ट्रेन कर दूंगा। बट मैंने उसे सीधा कह दिया तेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, अगर मैं तेरे को ट्रेन भी कर दूंगा तो तू सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो कह रहा है मुझे सेलेक्ट होना भी नहीं है, मुझे सिर्फ स्टेज तक पहुँचा दो। तो मैंने कहा आप फॉर्म में लिख दो आपने अपनी बहन को थप्पड़ मारा है, वो आपको ले जाएंगे। 2 टाइप के फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, जिनको उनको स्टेज पर बुला के बेइज्जती करनी हो, दूसरा जिसको सेलेक्ट करना हो। तो ये तो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? जैसे बहन को थप्पड़ मारा एक तो उसको क्वेश्चन था, नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए उसको सिलेक्ट नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव और पब्लिसिटी के लिए। पॉजिटिव कैसे करते हैं? फिर पॉजिटिव जैसे कोई एग्जांपल? पॉजिटिव कैसे? जैसे मैंने दिग्विजय राठी जो है, अब रोमिल मेरा एक दोस्त है जो बिग बॉस में आया था, उसके साथ मैंने बिग बॉस के लिए इंटरव्यू दिया था। तो रोमिल ने डाला था कि किसी को ट्रेनिंग चाहिए सार्थक से ले लेना। तो दिग्विजय राठी मेरे पास आया, उसका मैसेज आया इंस्टा पे कि सार्थक भाई मुझे रोडीज़ का एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे, मुझे ट्रेन करोगे ताकि मैं सिलेक्ट हो पाऊँ। मैंने कहा ठीक है, अब कोई आ रहा है हेल्प के लिए, मैं ऑफकोर्स हेल्प करूँगा। अब मैंने दिग्विजय को बताया कि GD में आप कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसे मेंटली प्रिपेयर किया, ठीक है। और विद इन 2 ईयर्स, और पर्सनैलिटी भी मैं देखता हूँ कि कैसी है बंदे की। मैंने कहा अगर आप स्टेज पे जाओगे आप गिव अप मत करना लास्ट मोमेंट तक भी। दिग्विजय राठी जब उसका इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था, उसने गिव अप नहीं किया। उसने जो जो चीज़ें मैंने बोली, स्टेप्स उसने फॉलो किए, जैसे जैसे GD देना था और हर सिटी में जाके देना था वैसे ही उसने किया। मैंने प्रोड्यूसर्स के बारे में बता दिया, ये प्रोड्यूसर्स हैं, आपको इनको इम्प्रेस करना है। उसने वो चीज़ कर ली एंड ही गॉट सक्सीडेड। और उसने रोडीज़ के बाद स्प्लिट्सविला के बाद मैंने उसे ये भी बोला था स्प्लिट्सविला में अगर कंट्रोवर्सी करेगा तो तू बिग बॉस में जा सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का पता है कि हाउ इट रन्स। तो उसने स्प्लिट्सविला में कंट्रोवर्सी की कशिश करा, उसके बाद वो बिग बॉस में सेलेक्ट हो गया। मतलब अगर कहा जाए तो कंट्रोवर्सी ही एक ऐसा एक बोल सकते हैं ना कि एक हथियार है
हथियार है कि एंटर करने के लिए। एंटर करने, चाहे बैड हो या गुड हो, एंटर करने के लिए सब सही है। और लोग जो जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए तो सब चाहिए। बट जिन लोगों को एक कहते हैं ना नेगेटिव इमेज या धक्का मिल जाए, कई लोग तो ट्रॉमा में चले जाते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसे करण कुंद्रा ने मतलब स्टेज पे थप्पड़ मारा था। वहीं से मेरी दोस्ती की शुरुआत उससे हुई थी, क्योंकि मैं रिजेक्शन से जा ही रहा था, मेरी रोडीज में लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये बात है X4 की। तो करण कुंद्रा ने मेरे दोस्त अंशुमन को थप्पड़ मारा था स्टेज पे। एंड स्टेज के बाद एकदम उसने फॉर्म जो भरा था, जेन्युइन भरा था। लास्ट ईयर भी वो सिलेक्ट हुआ था। उसने फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा था कि उसकी बहन को उसने थप्पड़ मारा, वो रियल में मारा होगा। बट जो फॉर्म आपने सिलेक्ट किया, जैसे आप आज ऑडिशन दे रहे हो, आपका फॉर्म आपने आज भरा है, तो आप पहले वाला फॉर्म क्यों लाओगे? अब उन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर वाला फॉर्म के की क्वेश्चंस भी, कि ये लड़का आया था, इसने इंटरव्यू मिस किया था और इससे ये क्वेश्चन पूछो। अब करण कुंद्रा को लगा कि रघु तो जा चुका है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कंटेस्टेंट पे हाथ उठा दिया। अब वो राजपूत था। अब जैसे ही वो बाहर निकला, उसको समझ नहीं आया उसका क्या हुआ, क्योंकि स्टेज पे आपको एकदम कोई थप्पड़ मार दे एंड यू गेट शॉक्ड। फिर वो बाहर निकला, फिर करण कुंद्रा ने सॉरी भी बोला, बट वो ऑफ कैमरा बोला। उसकी इमेज तो पूरी डिस्ट्रॉय होगी ऑन एयर आके कि थप्पड़ वाला। पब्लिसिटी किसे मिली? MTV को। TRP किसकी गई अच्छी? MTV को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो बंदा 6 महीने ट्रॉमा में रहा एंड वो सुसाइडल सिम्टम्स भी आ चुके थे। वो कह रहा था मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। उसको निकालने के लिए फिर मैंने कंप्लेन फाइल करी, तब जाके करण कुंद्रा शो से बाहर निकला। और करण कुंद्रा ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या दी, मैं शो इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, मुझे मूवीज़ करनी है। बट असली रीज़न ये था, करण कुंद्रा शो से इसलिए निकला था क्योंकि मैंने एक फ़ाइल कंप्लेन की थी निज़ामुद्दीन में कि इस बंदे ने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। तो किसी को मतलब जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी फील्ड में और जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वही लोग आपको रोकते हैं आगे जाने के लिए, या वो आपको रेडी कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों में? जैसे आपने कहा आपके फ्रेंड के साथ इमोशनल जो भी एक मेंटल ट्रॉमा हुआ था। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो उनका मेंटल ट्रॉमा था, थोड़ा सा आप बताइएगा, जिससे कि जो और वो मेंटल ट्रॉमा से निकले कैसे, वो भी जानना ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस के या ऐसी चीज़ों में फंस के बहुत सुसाइड भी करते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि वो मतलब निकले कैसे और आपने उनकी कैसे हेल्प की, मतलब वो फेज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। अब वो एक बैरी जोन्स, आपने नाम सुना होगा, उसके साथ वहाँ पे कैमरामैन की जॉब करता था और उसको सब पता था, लाइट्स कैमरा के बारे में सब कुछ। एंड ही वॉज इनटू मॉडलिंग। उसके लंबे बाल थे। मैं जब तक उससे नहीं मिला था, और जब ये अहमदाबाद में करण कुंद्रा ने थप्पड़ मारा था, तो मैं उधर ही प्रेजेंट था लोकेशन पे PI में, क्योंकि मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हुए थे और मैं वेट कर रहा था उनका। तो मेरे को पता लगा किसी को थप्पड़ पड़ा है। अब लड़का बाहर आया, स्मार्ट है, लंबे बाल है और गुड लुकिंग है। और मैंने पूछा कि मतलब क्या हुआ, तो उसने मेरे को रोते रोते बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया और लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो उठा दिया, अब मेरी ज़िंदगी तबाह है क्योंकि मेरे मम्मी पापा देख लेंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे, ठीक है। और मेरे अब कौम बहुत बड़ी कौम है, उसमें एक ये मैसेज जाएगा तो वहाँ पे विवाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। अब उसको हर रोज़ मैं कहता था कि तू कहीं मत जा, जॉब पे मत जा, तुझे करना है लाइफ में, रोडीज़ के अलावा अब छोड़ दे रोडीज़, आगे करना क्या है। तो कह रहा है मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने उसे प्रिपेयर किया, उसे घर पे बुलाता था, हँसाया, हम लोग दोनों बैठ के खाना बनाते थे। 6 महीने बाद मतलब उसे मैं कभी कभी ट्रिप पे ले जाता था बीच में, माउंटेन्स में चले गए, मेडिटेशन भी उसने खुद ही की वगैरह। तो धीरे धीरे जो ट्रॉमा होता है वो धीरे धीरे ही आप हील कर सकते हो, एकदम नहीं कर सकते। एकदम सही। और उसके बाद मैंने उससे बोला जितना पैसा लगेगा, मम्मी पापा तो मैं मानता हूँ तू स्ट्रांग है बैकग्राउंड से, बट अभी के लिए तू जा, मैं जॉब कर रहा हूँ, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। नाउ ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, भोजपुरी में एक्टर है और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है उसमें मैचेस भी खेलता है। अब मैं उससे कभी भी रोडीज़ की बात करता हूँ, कह रहा है मेरे को रोडीज़ की बात सुननी ही नहीं, ना बात करनी है। बट उसके वही है ना क्लिप्स आ जाते, चलो रघु ने तो मेरे को सॉरी बोल दिया, मेरे व्यूज़ आ गए। अब जितने 12 साल तक मैं ये झेलता रहा कि लोग मेरे को भेजते थे कि मैसेज कि सार्थक तेरी लड़ाई लड़ाई आ रही, इवन जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भेजती थी, बेइज्जती होती थी। तो आज तक ठीक है, एक दिन आएगा मेरा भी, अब वो समय आ गया। अब अंशुमन का भी समय आ चुका है। अब उससे मैं कभी पूछता हूँ रोडीज़ में ट्राई करेगा, कह रहा मैं कभी नहीं करूँगा रोडीज़।
मैं जाऊंगा तो सीधा अपनी इंडस्ट्री में, और मैं कहीं जाना नहीं चाहता। और क्योंकि वो एक थप्पड़ ने उसकी लाइफ पूरी हिला दी थी, तो ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहता है, किसी के साथ ना हो। और टू बी ऑनेस्ट, अब क्या होता है, आप शो बिज़नेस में हो तो ये प्रिंस वगैरह कोई भी स्टेज पे आता है, अब कोई इनसे ज़्यादा टैलेंटेड या स्मार्ट आ जाए तो ये सब बोलने नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे बिज़नेस रन होता है। इवन जो आपने देखा होगा, रणविजय ने यहाँ बैठे रहते हैं, ये फॉर्म्स, इनके पास इतना टाइम थोड़ी होता है फॉर्म्स पढ़ लें। इनके कान में माइक होता है, इन्हें इनसे जो बोला जाता है ये वहीं स्टेज पे बोलते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इनके हाथ में नहीं होता, जो चैनल प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, स्टेज पे आप जाते हो, आपको लगता है कि इतने कैमराज हैं, आप कूल वेव कर रहे हो, बट आपको नहीं पता सामने से क्या आ रहा है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, कब वो आपका नेगेटिव इमेज दिखा दें, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं लगता कि इतना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आपको बिल्कुल। और आप जैसे क्वेश्चंस भर रहे हो, क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको, आप मार्केट जाते हो, आपको, आप उसी चीज़ को देखोगे जो यूनिक लगेगी। अब कोई कैरेक्टर है, या आप कभी, कई लोग होते हैं भीख मांगते हैं गाना गाते हुए और बिल्कुल यूनिक दिखते हैं, तो इन्हें भी कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं अलग अलग टाइप के। हाँ, तो मतलब ये भी वैसे सेलेक्ट, कुछ अलग होना ही सबका ध्यान खींचता है। हाँ। तो अलग होने के चक्कर में जैसे आप बता रहे कि हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में लोग गालियाँ या कुछ ऐसे इंसिडेंट डाल देते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ उनको नहीं लगता कि अगर मैंने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया कि जैसे उसने बोला कि मैंने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो सामने से जो बंदा है वो ये नहीं देखेगा कि इसका मेंटल लेवल इस तरह का, हम इसके साथ कुछ ऐसा कर दें अब कई लोग होते तो हैं मुझे जो, मेरे ख्याल से फॉर्म ही इस तरीके से ना भरे जाएं। नहीं नहीं नहीं, कई लोग होते हैं जो बेशर्म होते हैं, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो लाइफ में कहते हैं मुझे एक बार जाना है स्टेज तक, उन्हें पता है कि मेरी औकात नहीं है, या मान लो मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, तो वो लिख सकते हैं। अब मैंने किसी को बोला था तू लिख दे, मैंने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, उसने क्या लिखा, मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा। ओह, अब उसके बाद वो सिलेक्ट भी हो गया, मुझे नहीं बता रहा कि आगे सार्थक भाई मुझे क्या करना है। वो गया, रणविजय ने उसे बोला, सामने एक और लड़का था, उसने भी कुछ ऐसा कुछ किया था लाइफ में, डॉग्स को मारा था किसको, बोला आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारो। तो ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था उन दोनों का, विशाल है और एक और लड़का था, आपस में दोनों कंटेस्टेंट थप्पड़ मारा था। अब उनकी तो बेइज्जती हुई, उन्हें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा। उन्हें ये था कि लाइफ में दिखाना था कि मैं एक बार स्टेज पे होके आया हूँ होके आया हूँ। और मुझे अपने डैड का बिजनेस संभालना है, और उसे चिंता भी नहीं है। और वो, एट एनी कॉस्ट आपको टीवी पे दिखाई देना है, हाँ, शोज में दिखाई देना अब है। देखो इस लड़के ने लिखा जेन्युइनली, अब अंशुमन ने भी यही चीज़ लिखी थी, बट अंशुमन उस साल जा नहीं पाया था क्योंकि उसकी फिंगर कट गई थी जिम में। अब वो अगले साल गया, बट फिर से वही क्वेश्चन दोबारा उठा के चैनल प्रोड्यूसर ने रख दिया कि इसने अपनी बहन को थप्पड़ मारा था, ये आखिरी साल सेलेक्ट हुआ था, इससे यही क्वेश्चन पूछो, बल्कि उसने फॉर्म में भरा ही नहीं था। अब लोग होते हैं अलग अलग टाइप के। अब उसने जस्टिफिकेशन भी दिया कि भाई है, भाई बहन किसके बीच में लड़ाई नहीं होती, सबके बीच में होती है। अब उसने थप्पड़ मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट करण कुंद्रा का कोई हक नहीं था कि अंशुमन को थप्पड़ मारे। अब आप किसी को नेशनल टेलीविजन पे बिल्कुल ह्यूमिलेट कर रहे हो और दिखा रहे हो कि तूने कैसे हाथ उठा दिया अपनी बहन पे। हाँ, तो मतलब कि ये तो, एटलीस्ट आपको अगर ये हम दिखा रहे हैं कि हमने थप्पड़ मारे या उसने मारे, एटलीस्ट उसके पीछे की कहानी भी शायद थोड़ा सा कहानी ये बतानी बताते नहीं है ना, चाहिए। ये बट बस ये सिर्फ अपने आप को हीरो दिखाना चाहते हैं, दूसरों को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, और कोई इन पे चढ़े तो ये दोबारा चढ़ जाएंगे। और इनको जो चाहिए, अभी कुछ कंटेस्टेंट हैं जो मुझे लगता नहीं था डिज़र्व करते हैं रोडीज़ में आना। अब एक लड़की थी, बोलती रहती है और इतनी गालियाँ देती है, बट उन्हें, अब जजेस को लड़की पसंद नहीं आ रही, बट क्रिएटिव प्रोड्यूसर को चाहिए कि लड़की शो में चाहिए टीआरपी के लिए, तो उस लड़की को ले आए। तो ये चीज़ें होती हैं, शो बिजनेस ऐसा ही है। पर इसे आप रियलिटी शो नहीं कह सकते फिर, हाँ हाँ, इससे बड़े तो बिग बॉस है, कास्टिंग करते हैं, कैरेक्टर्स चूज करते हैं। बिग बॉस को कभी रियलिटी शो क्यों नहीं कहते? रोडीज को रियलिटी शो, अब रघु ने रियलिटी शो शुरुआत से बनाया था, बट रॉ रखा था कि हम रॉ कंटेस्टेंट उठाएंगे, उनसे बातें करेंगे, रॉ बातें करेंगे, और अगर मुझे पसंद आया मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। रघु वाला समय बहुत अच्छा था, बट जो अब का समय है वो ख़राब है। बट जो अब सीज़न आया है, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्रिएटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब चेंज होते हैं, तो अब जो सीज़न आया वो बहुत अच्छा गया है। इसमें टैलेंटेड लोग आए हैं, इसमें किसी की ज़्यादा बेइज्जती नहीं करी गई, टीआरपी के लिए टैलेंटेड लोग बुलाए और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आए हैं। और इस बार का सीज़न मुझे बहुत
अच्छा लगा, अच्छा। हट के लगा। तो जैसे ये रियलिटी शोज़ होते हैं, जैसे इसमें कोई जाना चाहता है, तो जैसे हम बात ही कर रहे थे कि इसमें टैलेंट, कॉन्फिडेंस या ड्रामा, आप प्रायोरिटी कैसे देंगे इनको? पहले तो आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है फिज़िकली फ़िट होना भी ज़रूरी है। कई लोग होते हैं जो बिंदास होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, तो वो अलग-अलग कैरेक्टर चूज़ करते हैं। मेन चीज़ तो आपका आता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं शुरुआत से शाय था, मैं बोल नहीं पाता था। अगर आप रियलिटी शो या किसी शो में जाते हो, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप वो शो का पार्ट कभी नहीं बन पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको कभी भी कोई शो के लिए अप्लाई करो, आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, आप कैसे बात करते हो और लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, तो ये बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, तब जाके ये क्वालिटीज़ चाहिए। अब कोई आके मेरे से कहता है कि सार्थक भाई मेरा करा दो, पहले तो मैं उससे पूछूंगा ना तेरी लाइफ में क्या है, तो उसकी पर्सनैलिटी देखूंगा। मुझे अगर लगेगा तब मैं उससे बोलूँगा कि हाँ मैं तुझे प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब जैसे दिग्विजय मेरे पास आया, वो कॉलेज में था, गुड लुकिंग था, फिजिकल स्ट्रेंथ भी थी, मेंटल स्ट्रेंथ भी थी, तो उसे सिर्फ एक पुश की ज़रूरत थी, ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। अगर मैं उससे वो ट्रेन ना करता, वो 2 साल में नहीं सेलेक्ट होता, फिर वो अगले 5-6 साल तक अटेम्प्ट देता रहता। उसको एक पुश मैंने दिया कि हाँ कुछ अलग कर। आजकल हैंड स्टैंड और ये पुशअप्स कोई भी कर लेता है, कुछ चीज़ यूनिक ला। और साथ में उसने बोला डांस भी थोड़ा सीख, कि हाँ वो तेरे को स्टेज पे डांस करने को ज़रूर बोलेंगे। तो उसने वो हर चीज़ धीरे धीरे सीखी और उसने अपना वहाँ मतलब पे जैसे, और लेकिन प्लस इसमें फिर ड्रामा चाहिए थोड़ा टीआरपी के लिए, ड्रामा तो नेचुरली, अगर कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी नहीं, बट ड्रामा तो नेचुरली कई लोगों में होता ही है। तो कैरेक्टर्स वो चूज़ करते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान चाहिए, एक बुरा चाहिए, ऐसे करके तो रियलिटी शो बनता है। अब सारे अच्छे इंसान ले लेंगे तो वो रियलिटी शो नहीं होगा फिर। हाँ, मतलब एक जैसे ही नेचर के सब रहेंगे तो नहीं, वो एक वो नहीं लेंगे, एक जैसे नेचर का तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अब वो कुछ ऐसे लोग लेंगे जो ज़्यादा बोलेंगे, कुछ ऐसे लेंगे जो एग्रेसिव होंगे, सबका अलग अलग नेचर होता है। फ्लेवर हाँ, चाहिए। फ्लेवर चाहिए रियलिटी शो में। ओके। जैसे बहुत सारे लोग, अभी हम बात ही कर रहे थे कि रियलिटी शोज़ में उनको रिजेक्शन मिलता है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी झेला कि मेंटल ट्रॉमा होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है, इवन जब आपको पब्लिकली जब आपको ट्रोल किया जाता है तो इंसान के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। राइट। तो जो नए लोग हैं जो रियलिटी शोज़ में आना चाहते हैं, जब आपको देख के या और बहुत लोगों को देख के, तो आप उनको एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे कि वो उसको दिमाग में पिन पॉइंट कर लें कि ये तो को समझ के ही आना है? पहली चीज़, अगर कोई रियलिटी शो में आना चाहिए, अगर आना भी चाह रहा है, और उसके पीछे क्या रीज़न है, आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि कई लोग सिर्फ रियलिटी शो में आते हैं पार्टिसिपेट करने, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना लाइफ में। अब इस जितने भी रोडीज़ आप स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, वो इसलिए आते हैं कि उनका करियर बन सके इंडस्ट्री में, या कुछ मूवी वेब सीरीज़ मिल सके। तो इन्हें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हो तो आप पहली बार में क्रैक करो, अच्छी बात है। अगर ना क्रैक कर पाओ, रिजेक्शन आप ग्रेसफुली लो कि आप में कमी कहाँ रहेगी। वो आप जब जीडी दोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है। क्योंकि जीडी में क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं और सामने आपके कंटेस्टेंट। जीडी जीडी एग्जैक्टली है क्या? ग्रुप थोड़ा सा डिस्कशन, आप डिफाइन कीजिए। जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन। उसमें कोई भी टॉपिक दे देंगे, जैसे आज के जेंजी लोग होते हैं। हाँ, जैन जी। हाँ, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो मतलब वो हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो कौन उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, कौन फॉर? तो उसमें आपस में डिबेट होती है इनकी। उसमें देखते हैं कि कौन अच्छा बोल रहा है, पहली चीज़ कौन अच्छा बोल रहा है। अब ये लोग जैसे 20 जने बैठे हैं, उसमें देखेंगे कौन अच्छा बोल रहा है, तो सेलेक्ट कर लेंगे कंटेस्टेंट को। उनसे फिर उनका नाम पूछेंगे, आप में टैलेंट क्या है एक्स्ट्रा। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रोसेस कि इस बंदे को लेना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा है और ये बोल पाता है। पहली चीज़ तो ये हमेशा देखते हैं कंटेस्टेंट में कि कौन बोल सकता है। अब दिग्विजय को ऐसे ही मैंने सेलेक्ट कराया था कि तू जीडी में जा रहा है, पहली चीज़ तो वो याद रखनी है कि जीडी के लिए तेरे को मेंटली प्रिपेयर होना है। जीडी में अगर मान ले कोई भी टॉपिक है, स्मोकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, येस या नो, तो पहले देख कितने लोग येस के लिए जा रहे हैं, कितने नो, और जितने ज़्यादा तेरे अगेंस्ट होंगे वो उतना बेटर है कि तू उनसे लड़ पाएगा, फाइट कर पाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो तो को बोलना आना चाहिए। और हमेशा फॉर अगेंस्ट के लिए याद रखियो।
तो उसको मैंने सिखा दिया था। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट कि आप फिज़िकली फ़िट हो या नहीं हो। फिर वो स्टोरी भी देखते हैं कुछ, अगर आपने कुछ लिखा हो फॉर्म में कि आपके साथ कुछ हुआ है पास्ट लाइफ में, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह, तो वो भी चीज़ें वो चेक करते हैं कि अच्छा। आप क्वेश्चंस ही वो ट्रिक होते हैं, वो इंटररिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो उसके पीछे उनकी एक टीम होती होगी आई थिंक। हाँ, पूरी टीम होती है सारी। जो आपने शो किया इमोशनल अत्याचार, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। अब सबसे पहला मैंने ट्राई किया था रोडीज़ के लिए, बट रोडीज़ का जब तक नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलो दूसरा शो कर लेते हैं। तो पहला शो कॉलेज में मिल गया था, यूटीवी स्टैंडर्ड 10। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा फेमस हो गया था। अब मैं किसी क्लब में गया तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर मिला, तो उससे ऐसी दोस्ती हुई। तो वो कहता कोई स्टोरी है तेरी? तो मैंने कहा स्टोरी किस टाइप की? तो कह रहा है मैं इमोशनल अत्याचार वगैरह। तो मैंने कहा हाँ, रिलेशनशिप मेरा अभी टूटा है और मैं थोड़ा वैसे ही था। तो कह रहा क्या स्टोरी है? तो मैंने कहा एक लड़की है और मैं रोडी बनना चाहता था, तो ऐसे प्यार व्यार हो गया। और बाद में उसे लगा कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरा भाई ड्रॉप करने गया था BMW से। तो उसे लगा कि हाँ, अब उसने बैंक वगैरह में पैसे वगैरह भी पूछे मेरे से, तो मुझे डाउट हुआ। तो उसने पूरी स्टोरी मेरे से पूछी, मैंने पूरा उसे सब कुछ बताया। तो उसने बोला कि करना चाहेगा? मैंने कहा सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्यों नहीं करना चाहूँगा। अब मेरा शूट रखा था रणबीर कपूर और उसके साथ, मतलब जो शो का होस्ट है। अब रणबीर कपूर नहीं आ पाया शो पे, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र में वर्कर्स डे पड़ गया। तो मैंने कहा मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, आप मुझे यहाँ पे मत रोक के रखो। तो उन्होंने फटाफट शूट किया। बट उसमें क्या होता है, आप रियल नेम नहीं ले सकते इमोशनल अत्याचार में। तो आपको जैसे, अब मैंने लड़की का नाम रियल नेम तो बता ही दिया, बट उसका वहाँ पे नहीं बता सकते, आपको कुछ और बताना पड़ेगा। आपको स्टोरी नरेट करनी पड़ेगी पूरी, और बैकग्राउंड में एक्टर्स प्ले कर रहे होंगे। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे लगा कि हाँ, मतलब अच्छा शो है। और वहाँ पे प्रवेश राणा था जो इमोशनल अत्याचार का जो होस्ट करता था। ही वॉज अ नाइस गाय। तो मुझे एक अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट मिला और अच्छा शो था करने को मिला। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी गई थी, और वो भी जो बिग बॉस का प्रोडक्शन हाउस है एंडमॉल, वहीं करता था। अब पता नहीं रघु की फ़ाइट के बाद वो मेरा सीज़न भी शायद डिलीट कर दिया, और वो यूट्यूब वगैरह कहीं पर अवेलेबल नहीं है, और कई जगह डाउनलोडेड है। तो ये लोग करते हैं कि हाँ भाई, एक बंदे ने टीआरपी अच्छी दी शो की, बट एक अच्छा शो है उससे अच्छा रोडीज, तो उस कारण उसने वीडियोस डिलीट कर दी। तो जितने मेरे शोज़ हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने एक्स और एक्स किए हैं, डे टू डेट किया है। एक्स और एक्स आया था चैनल वी पे, डे टू डेट आया था चैनल वी पे। इनकी भी मैंने बाद में चेक करी, रोडीज़ की लड़ाई होने के बाद इमीडिएटली इनकी भी वीडियोस मेरी डिलीट हो गई। मतलब ऑलमोस्ट 4 years हो गए और मेरे को वीडियो डिलीट मिली। अभी कोई वीडियो नहीं है। अभी वीडियोस नहीं है, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, प्रूफ है कि मैंने शो किए हैं इमोशनल अत्याचार वगैरह। अगर उस टाइम जब मुझे ज़्यादा नॉलेज होती मैं डाउनलोड करके रखता, बट डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, और मेरा दिमाग काम नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। अब मैंने सोचा एक नया शो है कि हाँ, मास्टर शेफ़, स्टार प्लस, प्रोडक्शन हाउस डिफरेंट सब कुछ, वहाँ पे भी जाके मैंने ट्राई किया। बट वहाँ पे फिर रोडीज़ वाली बात निकाल दी गई। मतलब रोडीज़ ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। रोडीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और मैंने रोडीज़ का पीछा नहीं छोड़ा। और मैं रोडीज़, फिर मैंने कहा जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन नहीं हो रहा, मास्टर शेफ़ में नहीं हो रहा, रीज़न ही रोडीज़ है, तो मैं रोडीज़ क्यों छोड़ूं? फिर मैं रोडीज़ हर साल जाता रहा। फिर रोडीज़ की लड़ाई के बाद रघु तो चला गया। फिर मेरा सिलेक्शन रोडीज़ 12 में, अब क्या होता है, बैटल ग्राउंड एक होता है, कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आप जीत के आ सकते हो। अब मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे मेरा चांस मिल जाए। तो रोडीज़ 12 में मैं, मतलब टॉप 5 तक पहुंचा, नहीं हुआ सिलेक्शन। बैटल ग्राउंड में रोडीज़ X4 में मुझे पर्सनल इंटरव्यू भी मिला, और वो भी चैनल हेड ने दिया मेरे को मौका। अब क्या होता है, चैनल हेड ने मेरे को मौका दिया, क्रिएटिव प्रोड्यूसर मेरा अगेंस्ट था कि मुझे रघु वाले टाइम का बंदा नहीं चाहिए। उसने सिर्फ मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे बुलाया 5 मिनट, और नेहा धूपिया वगैरह से बोला कि इसकी बेइज्जती करो और वहाँ से निकाल दो। अब उन्होंने मेरे को बोला डांस करने को, मैं डांस करने लगा। तो कहते हैं आप डांस वैसे करो शराबी की तरह। अब जो उन्हें बोला जाता है यहाँ पे बोला जाता है। तो मुझे समझ आ गया था ये लोग मुझे नहीं लेना चाहते, और ये फॉर्मेलिटी है, तो सार्थक आप चले जाओ। फिर मैं कहा चलो, अब एक होता है कि यार मुझे सेलेक्ट होना है, कैसे हूँ? तो मैंने बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट किया। अब जो उनकी टीम होती है बैटल ग्राउंड की, ये लोग हायर करते हैं बाहर से। अब वहाँ से मैं सेलेक्ट हो गया। अब मैं जब मुंबई मेरे को बुलाया गया, तो वहाँ पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने मेरे को देखा कि सार्थक दोबारा आ गया।
कह रहा तू कैसे आ गया यहाँ पे? मैंने कहा मैं बैटल ग्राउंड से सिलेक्ट हुआ हूँ। कह रहा सार्थक मैं तेको एक चीज़ बताऊँगा, यू आर ट्राइंग हार्ड बट बैटल ग्राउंड भी फिक्स्ड है। उसने जब चीज़ मेरे मुंह पे बोली आई वाज लाइक कि मैं बहुत उम्मीद है, आप कुछ भी करो। कह रहा है हम नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा रीज़न पूछा, कह रहा है रघु वाली लड़ाई, और रघु के टाइम के बंदों को नहीं लेंगे हम। मैंने कहा मेरा तो करियर तबाह हो जाएगा। तो कह रहा है होने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आज ठीक है। अब बिनाफ्शा पार्टनर बनी थी एक लड़के की, और एक लड़की स्टेसी मेरी पार्टनर बनी थी। अब टास्क हमें दिया, मैं कहा टास्क तो मैं चाहे जैसे मर्जी परफॉर्म करूँगा। मैंने वो टास्क भी परफॉर्म किया, मैंने उसकी टाइमिंग भी चेक करी। मैंने अपने जेब में फ़ोन रखा था टाइमर ऑन रख के कि मैं ये टास्क एक्चुअली में जीता हूँ या नहीं जीता। और वो टास्क मैं जीता था। इन्होंने अनाउंसमेंट किया ये टास्क दूसरी टीम जीती, बिनाफ्शा और एक और लड़का था। तो आई वाज लाइक ये पूरा स्क्रिप्टेड है। तब मेरा विश्वास ही उठ गया कि मतलब आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो, ये अपने हिसाब से ही चलाएंगे शो, अपने हिसाब से ही कंटेस्टेंट लेंगे। आप चाहे जितना मर्जी एफर्ट डाल लो, इट विल नॉट बी काउंटेड। तो अगर ये स्क्रिप्टेड होते हैं मोस्टली शोज़, तो फिर इनको रियलिटी शोज़ का एक टैग क्यों दे रखा है? टैग रियलिटी शोज़ का ऐसे ही दे रखा है क्योंकि जब शुरुआत में आए थे रॉ था बिल्कुल, रोडीज़ कि हाँ रघु ऐसे कंटेस्टेंट बुलाता था जिनमें टैलेंट नहीं होता था, जो आगे बढ़ना चाहता लाइफ में उन्हें लेता था। अब वो पहले से वो टैग चले आ रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव स्टूडियो से पीछे बैठे होते हैं, ये क्वेश्चंस बोलते हैं जजेस को जो माइक पे, और ये वही क्वेश्चंस पूछते हैं, पर रियल लाइफ में बहुत अलग होते हैं। जैसे नेहा धूपिया से अब मैं रियल लाइफ में मिला हूँ, एंड शी इज़ वेरी लाइक स्वीट वगैरह। और जब आप उसे वैसे मिलोगे स्टेज पे, वो कैमरे के सामने ऐसे धमकाएगी, वो करेगी, क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछेगी, लगेगा ही नहीं वो नेहा धूपिया है। मतलब जो जज बन के जो उनकी एक हाँ पर्सनालिटी होती हाँ, है वो जस्ट डिफर होती है उनकी जो ओरिजिनल बहुत वो लोग बहुत होते हैं। बहुत डिफरेंट होती है। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही नेहा धूपिया है जिससे आप मिले हो। तो आई वॉज रियली शॉक्ड क्योंकि मैं प्रिंस, नेहा धूपिया इन सबसे मिल चुका हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगा था जो सुशील आया था रेसलर, ही वॉज वेरी नाइस। वो बाहर भी मिला था और मतलब ढंग से बात कर रहा था। विजेंद्र सिंह बॉक्सर, ये सब मिले, हरभजन। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अच्छी थी, बट ये पर्सनैलिटीज़ क्यों नहीं टिक पाई शो पे? क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं दे रही थी जो शो डिमांड कर रहा था। अब प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया ये क्यों टिक पा रहे हैं? क्योंकि ये शो जो डिमांड कर रहा है ये वही चीज़ें दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, ये उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो रियलिटी शोज से जो हमें फेम मिलता है या प्रेशर मिलता है, तो उनको बैलेंस करना कितना मुश्किल है? अगर कुछ लोग फेमस हो जाते हैं और कुछ लोग जैसे नहीं होते हैं, वो स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। रियलिटी शोज से अगर आपको फेम मिल गया तो फेम का एक समय होता है। आप रोडीज़ की हिस्ट्री निकाल लो, कितने रोडीज़ को आप जानते होगे या नाम जानते होगे? कुछ लोग ही हैं जैसे आयुष्मान खुराना, बानी जी, जो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए हैं। तो 1 साल का आपका समय होता है। अगर आपको रोडीज़ से फेम मिला है तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, आगे बढ़ो। अभी जैसे दिग्विजय को मैंने सिखाया था, अब कोई मेरे पास आता है हेल्प के लिए, मैं उसे फ्री में हेल्प करता हूँ। बट दिग्विजय ने क्या किया, मैंने जो उसे चीज़ सिखाई उसने वही चीज़ इंस्टा पे रोडीज़ कोर्स के नाम से बेचनी स्टार्ट कर दी। वो चीज़ मुझे बुरी लगी। मैंने दिग्विजय से पूछा तूने ऐसा क्यों किया? तो कहता भाई आपने दिमाग नहीं लगाया, मैंने दिमाग लगा लिया। मैं कहा जब तू मेरे पास आया था हेल्प के लिए तब तो मैंने तेरे को फ्री में हेल्प दी थी। मैं कहा ये तू जो चीज़ कर रहा है ये अच्छी नहीं है। तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं यही कहूँगा 1 साल का फेम होता है, आपने जितना यूटिलाइज़ कर लिया उसके बाद आप कहाँ क्या कर रहे हो कोई नहीं जानता। इवन आप बिग बॉस की हिस्ट्री निकाल लो, जो विनर्स हैं उन्हें लोग जानते होंगे, बट जितने कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया कौन किधर है कोई नहीं जानता। सिर्फ वो 1 साल का समय है। अगर आप हिट करना चाहते हो इंडस्ट्री में, 1 साल का ही समय है। उसमें आपको वेब सीरीज़, टीवी शोज़ सब कुछ ऑफर होगा, बट आपको वो चीज़ पिक करनी है कि जो आपको करियर में आगे ले जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ब्लाइंडली एंटर नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक विजन के साथ विजन एंटर के करना है साथ कि मेरा टारगेट ये है और मेरा फर्स्ट स्टेप ये है। ये राइट। अब जैसे मैं रोडीज सिर्फ करना चाहता था, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे अगर मेरे को रोडीज में कर लेता, मैं सेटिस्फाइड होता। मैं उसके बाद कभी मुंबई नहीं जाता। मुंबई लोग जाके सेटल होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और वापस भी आते हैं। बट मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फेम भी मिलेगा, प्रेशर भी मिलेगा। हर दिन आपका नया नया
टेस्ट होगा कि आप कैसे, क्योंकि आपको सोशलाइज करना भी ज़रूरी है, फिज़िकली फिट भी रहना है, पार्टीज़ में भी जाना है, लोगों से भी मिलना है। तो मुंबई में लाइफ ऐसे चलती है स्पीड की तरह, आपको पता ही लगेगा कि टाइम दिन नहीं कहाँ पता निकल रहे हैं। नहीं दिन। और अगर आपके दोस्त नहीं है तो आप मुंबई में बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। तो जैसे आपके दोस्त बने, हमने भी जैसे हम्म। दोस्त की बात की, तो रियलिटी शोज से आपके ऐसे कौन से दोस्त बने जो अभी अभी जो हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में है या फेमस हैं या सक्सेसफुल हैं? बहुत दोस्त बने मेरे। अगर मैं रोडीज़ की बात करूं, रोडीज़ 9 का जो विनर था वो मेरा फ़ैन था, क्योंकि मैंने उस टाइम एक शो किया था जो उसे पसंद आया था, एक्स और एक्स और इमोशनल तजार। तो वो कहता था कि भाई मैं रोडीज़ में जाऊंगा पर मेरा ट्रिक है, तो वो चला गया। और उसके बाद रोडीज़ 10 में बहुत दोस्त बने मेरे जो आज तक टच में है। चांदनी चौक में एक बहुत कचौड़ी वाला फेमस है जिसकी अभी रील्स वायरल हो रही है, बालाजी कचौड़ी वाला। अच्छा। तो वो एक्चुअली में वो भी मेरे साथ रोडीज़ में था और अभी उसकी रील्स भी शायद मिलियंस में जा रही है। और उसको नहीं पता था कि उसकी रील्स मिलियंस में चली जाएंगी। और जब वो एक्टिंग में वहाँ पे था मुंबई में, जितना ट्राई कर रहा था उसको कुछ नहीं मिल रहा था। उसके पापा की तबीयत ख़राब हुई, अब वो वापस आया, अब उसकी कचौड़ी की दुकान ज़्यादा अच्छी चल रही है। अच्छा। तो मैं तो कहूँगा जो किस्मत में लिखा है वो आपके साथ हो गई होगा, बट नेवर गिव अप। आप अगर कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते रहो, क्या पता लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हो आपके लिए और कुछ अच्छा मिल जाए आपको। बिल्कुल तो सही दोस्त कहा। मुझे रोडीज से बहुत मिले हैं, हर सीज़न में नए नए दोस्त मिले हैं और मैं सबके साथ टच में रहता हूँ। इवन मेरे को कोई अगर मैसेज करता है मुझे हेल्प चाहिए, मैं सबकी हेल्प भी करता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो रघु वाली एक कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हम्म। तो इसकी वजह से जैसे आपको शोज़ मिलना बंद हो गए, हम्म। मतलब ऐसा भी कुछ हुआ कि आपने उस कंट्रोवर्सी की वजह से शोज़ को छोड़ा भी है? नहीं, मैंने जितने शोज़ करने थे जब तक वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, मेरे को शोज़ खुद से ऑफ़र हो रहे थे सामने से। इवन एक वो शो आया था जिसमें शादी होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा शो का नाम, स्वयंवर। स्वयंवर। हाँ। तो मैंने सोचा था ऐसे ही उसके लिए भी ट्राई कर लूँ। मैं उसके लिए भी सिलेक्ट हुआ था मन्नू पंजाबी के साथ। अच्छा। तो कहते हैं उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है, सब कुछ होता है। अब जो उस टाइम एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार अच्छे अच्छे शोज़ आ रहे हैं। जब तक कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद सामने से शो आना बंद हो गए। कहीं पे भी मैं जाता था शो के लिए, हमेशा रघु 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 रघु, और उस कारण मेरी सारी वीडियोस भी डिलीट हो गई, उस कारण सब कुछ बंद हो गया। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं ट्राई करता रहा। तो 12 साल बाद रघु ने सॉरी बोला है, शायद इसके बाद मुझे शोज़ मिल जाए, हो सकता है, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। बट मैं शोज़ वैसे ही करना चाहूँगा जो शुरुआत से मेरी पसंद के हैं। मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मुझे मिला मौका, कोई मुझे बोले बिग बॉस करना है या रोडीज़, मैं अभी भी रोडीज़ कहूँगा। खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी भी कर लूँगा, बट मेरा प्रायोरिटी हमेशा रोडीज़ रहेगा। ओके। क्योंकि जिस चीज़ को मैं देख के बड़ा हुआ हूँ और मैंने ड्रीम किया है कि मुझे रोडीज़ ही करना है। क्योंकि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि बिग बॉस या रोडीज़, मैंने कहा रोडीज़। अब लोगों से क्वेश्चन पूछा कि बिग बॉस या रोडीज़, वो बिग बॉस कहेंगे क्योंकि बिग बॉस बड़ा शो है, बट मेरे लिए रोडीज़ मेरे दिल के पास है। तो इसलिए मैं रोडीज़ ही प्रेफर करूँगा और खतरों के खिलाड़ी भी मैं बाद में प्रेफर करूँगा। ओके। जैसे आजकल जो और बहुत सारी रियलिटी शोज़ हैं, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई रियलिटी शो जैसे लेटेंट शो। इंडियाज़ गॉट लेटेंट। हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इंडियाज़, ऐसा शो आप करते? मैं तो कभी नहीं करता। इंडियाज़ गॉट लेटेंट में उन लोगों को बुलाया जाता है क्योंकि वो पहले बनाया गया था कॉमेडी शो के हिसाब से। अब जैसे जैसे लोग आते गए वहाँ पे, उन्होंने अपना कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर दिया, अश्लील बातें। तो वो जब बंद हुआ, वो अच्छा ही है लोगों के लिए, क्योंकि यूथ में ऐसा गलत मैसेज जा रहा है। लोग हंस ज़रूर रहे हैं, बट इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर आप इंडियाज़ गॉट लेटेंट देख रहे हो और पेरेंट्स के साथ देख रहे हो। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आजकल की जनरेशन क्या देख रही है, तो वो इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव जा रहा है। तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट जब बंद हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। इवन जब रघु मेरे को सॉरी कहने आया था, वो मुंह छुपा रहा था, मैंने कहा मुंह क्यों छुपा रहे हो, तो कह रहा है मेरे पे केस चल रहा है, तुझे नहीं पता इंडियाज़ गॉट लेटेंट में मैं भी एक जज बना था। अच्छा। मैं तो उसके ऊपर भी एक एफआईआर फाइल हुई थी। तो वो सब ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट में, हाँ उन्होंने फेम देखा है, बट इंडियाज़ गॉट लेटेंट को बंद करना एक अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब क्योंकि से। जो ये हमारी जेन जी जो जेन जनरेशन जी। है, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर तो एक बहुत बैड इम्पैक्ट था, क्योंकि उनको तो यही समझ में आ रहा है कि गाली गलौज करो, डार्क कॉमेडी करो, तो ये सक्सेसफुल का एक मंत्र है। आपको ऐसा नहीं लगता? जेन जी जो भी है, आप जितने लोग हैं जैसे भी सिखाना चाहेंगे, अब उन्हें जो अडाप्ट करना, आजकल जेन जी क्या है, फ़ोन में ही लगे रहते हाँ हैं। जी, बिल्कुल।
अब उन्हें चाहिए होता है वायरल कंटेंट। आजकल दुनिया चलती है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप कंटेंट दे रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो जेंजी देख रही है। अगर आप बुरा देख रहे हो तो वो बुरा ही सीखेगी, और अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो वो अच्छा ही सीखेगी। अभी मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ गाली गलौज करूँ तो लोग ऐसे देखेंगे अच्छा। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूँ जो पास में हुई है। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैंने फॉर्म में लिखा था व्हाट इज़ द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव एवर डन। अब मेरे दोस्त ने बोला इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में आई हैड अ वोडका शॉट इन अ कॉन्डम। अब ये लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, यार भाई ने आंसर सही दिया है। अब ये जेंजी क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल, और ट्राई कि भी हाँ, करेगा। वो ट्राई भी करना हाँ। चालू कर देंगे। अब मैं यहाँ पे गाली दूंगा, उन्हें लगेगा कूल है यार, ये बंदा गाली दे रहा हाँ, है। ये बट कूल। ये इम्पैक्ट क्या होता है, घर पे पड़ता है। अगर आप जुआ खेल रहे हो तो आप घर पे जुआ खेलना स्टार्ट कर दोगे, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। अब जैसे रजत है, उसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो तो अच्छा था इंसान, उसने जो भी किया फेम के लिए नहीं किया, बट वो इंस्टा पे रेगुलर एक्टिव रहता था। वो तो उसकी किस्मत थी, वो सिलेक्ट हो गया। बट लोग आजकल जानबूझ के कंटेंट ही ऐसा बना रहे हैं कि गाली गलौच वाला, पैसे उड़ाने वाला, तो वो जेंजी सीखता ज़रूर है। तो ये गलत एक इम्पैक्ट जाता है जेंजी पे, और जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आजकल जो जेनजी ने एक कहते हैं ना, एक मंत्रा ले लिया ना, कूल ब्रो। उस कूल ब्रो के जो पीछे जो सब कुछ एक नेगेटिव चीज़ें है ना, वो इतना जल्दी वो लोग सीख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, नेगेटिव, पॉजिटिव चीज़ शायद इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करती है। आजकल के जनरेशन में नेगेटिव चीज़ें ट्रैवल ज़रूर करती हैं, बट जीत हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप सच्चे हो और अच्छे हो तो हमेशा पॉजिटिव रहो, लाइफ को अपनी ही नज़र से देखो, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को आगे लेके जाओ, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, हाँ एक साल के लिए हाँ नेगेटिव आपने चीज़ें कर ली, गाली गलौज कर लिया, आपको फेम भी मिल गया, बट उसका सारा कर्मा भी यहीं पे आप भोग के जाओगे। मतलब यू बिलीव इन कर्मा थ्योरी। यस, आई बिलीव इन कर्मा। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी के जो टच में आए, हाँ हाँ। जैसे हमने ऑफ कैमरा भी बात की थी उस दिन कि स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, तो ये आपको इतना सारा जो कंट्रोवर्सी के चक्कर में इतना ज़्यादा ट्रॉमा ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो स्पिरिचुअलिटी से आप तब जुड़े या उससे पहले? कितना मतलब स्पिरिचुअलिटी के करीब कितना इंसान चला जाता है? नहीं, मैं उसके बाद जुड़ा। मे बी जितना मुझे इम्पैक्ट पड़ा उस कंट्रोवर्सी से, तो मेरे को लगता है कि मेरे को लगता था कि हाँ भाई लोगों से मिलूं। अब अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग राय होंगी। अब फिर उसका मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगा। थोड़ा टाइम पे मुझे भी एक समय चाहिए हील करने के लिए, तो मैंने अपने आप को हील किया, फिर बाउंस बैक किया। बट क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट्स एक इंसान लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाता है। मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। टचवुड मेरी फैमिली अच्छी थी, मेरे दोस्त अच्छे थे, और उस टाइम हाँ मुझे बीमारी भी हुई थी रघु के इस कंट्रोवर्सी से, जिसे कहते हैं अटैक पड़ना, एपिलेप्सी का। और वो मुझे भी पड़ा था, मेरे को मेडिसिन कोर्स करना पड़ा था 3 साल का, तब जाके मेरा अटैक वो फेज़ ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैंने मेडिटेशन भी करी। तो आप एक ऐसी जर्नी पर चले जाते हो जो आपको कभी पता ही नहीं चलती कि वो आपकी किस्मत में थी या नहीं थी। बट मुझे एक्सपीरियंस है लाइफ का। रिजेक्शंस भी आते हैं, आप ग्रेसफुली लो। अगर आपके अच्छे शोज़ भी मिल रहे हैं, उसे भी ग्रेसफुली लो। लोग आपको गालियाँ भी देंगे, ठीक है, आप इग्नोर करो। अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास इंस्टा पे, मैं इग्नोर करता हूँ। अब मैं हर किसी को इतना वेला तो नहीं बैठ के मैं कमेंट करूँ हाँ भाई ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोग स्ट्रगल करके, क्योंकि हर इंसान स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर आप जो सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप उसको डिमोटिवेट करते हैं इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जैसे आपके साथ हुई, तो आपको एटलीस्ट इतना समझना चाहिए कि उसका फिजिकल, उसका मेंटल लेवल, उसका फैमिली ट्रॉमा मतलब कितना होगा कि आपको वो किस सिचुएशन में, आपका वन लाइन सेंटेंस आप उस बंदे को किस सिचुएशन में ला सकता है। आई थिंक इतनी इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, वो भले ही किसी भी लेवल पे चला जाए, वो इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोग जो हैं वो सक्सेसफुल होने के बाद जो इंसानियत वाला जो एक पार्ट है अपनी पर्सनालिटी का, वो बैक साइड कर देते हैं? ऐसा आपको लगता है? वो कर देते हैं बैक साइड, डीमोटिवेट करते हैं लोगों को और ह्यूमिलेट करते हैं। बट उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि कर्मा वापस आएगा। अब जिन लोगों ने डीमोटिवेट किया था, मैं एग्जांपल भी देता हूँ, करण कुंद्रा हो गए या और भी लोग हो गए जो स्टेज पे करते हैं चीज़ें, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं होता था। करण कुंद्रा के साथ भी शोज़ चले गए बीच में, फिर अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
तो एक्टर्स की लाइफ ऐसा होता है, ये लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, तो इनकी लाइफ भी ग्राफ ऐसे अप एंड डाउन चलती रहती है। अब ठीक है, अगर आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो, अगर आपको एक बंदा डीमोटिवेट कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, तो शायद आपको एक अच्छा इंसान उठा भी तो रहा है। बिल्कुल। तो हेल्प करने के लिए कोई ना कोई भगवान आपको सही समय पे कोई ना कोई इंसान भेज देगा। बिल्कुल, और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी आई थिंक भगवान की तरफ से ऐसा एक ग्रेस है कि जो हर इंसान को ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता है। मेरे हिसाब से मेडिटेशन तो लोगों को करनी चाहिए। उससे आजकल लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, वो चीज़ें देखते रहते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं है। एक समय होना चाहिए, जैसे पहले ज़माने में होता था कि 1 घंटा मिला है आपको, हाँ। होमवर्क करना है, 1 घंटे के लिए फ़ोन, 1 घंटे के लिए ऐसा होना चाहिए। आजकल पूरे टाइम अगर आप देख लो, लोग सिर्फ़ इंटरनेट पे लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। उनकी लाइफ़ ही सिर्फ़ वो हो चुकी है, फ़ोन, जैसे फ़ोन, हम फ़ोन। जेन ज़ी की बात करें, हमने बहुत सही बात की। जैसे जेन ज़ी जो जनरेशन है, जैसे आप फ़िटनेस पे भी बहुत ध्यान रखते हैं, हुँ, हुँ, आप मेडिटेशन भी करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत करीब हैं। तो जो जेन ज़ी मतलब हुँ, हमारे शो को देखते हैं, या जो हुँ, मतलब हम एक जानना चाहें कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेन ज़ी जनरेशन में हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे फ़िटनेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि वो कितना करीब होना चाहिए उनको? मैं एक जेन ज़ी को मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ़ अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको टाइम डिवाइड करना आना चाहिए। हुँ, आपको इतना समय फ़िटनेस के लिए देना है, टाइम जिसमें मैनेजमेंट। भी इंटरेस्ट है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं कहूँगा जिम जाओ। हुँ, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स में 1 घंटा दो। ये नहीं आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, आप फ़ोन में लगे हुए हो। अगर आपको होमवर्क करना है, आप 1 घंटा वहाँ पे दो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। हुँ, हुँ, तो ये एडवाइस है, अगर आपको मेंटली और फिज़िकली फिट रहना है लाइफ हुँ, में हुँ, एक लॉन्ग रन के लिए, हुँ, तो आपको ये करना ज़रूरी है। जो पुराने ज़माने में लोग करते थे, अच्छा करते थे कि सुबह हाँ मॉर्निंग वॉक पे गए, इतने बजे ब्रेकफ़ास्ट किया। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आराम से उठेंगे, आराम से जिम जाएँगे, कुछ भी खाएँगे, कोई समय का कुछ नहीं पता, कब उनका बर्गर खा रहे हैं, कब रात को कुछ अलग खा रहे हैं और हुँ, पार्टीज़ कब कर रहे हैं। पार्टीज़ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा, हुँ, पार्टीज़ अच्छी लगती है लोगों को, मुझे भी अच्छी लगती है, बट एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे अब बस आगे नहीं करनी पार्टीज़। बिल्कुल, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बहुत आजकल। ज़रूरी है। और आई थिंक आप ये नहीं स आपको ये नहीं लगता कि जो आजकल के जेन ज़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस भी हो रहे हैं अपने करियर को लेके? इतना सारा, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी है डिजिटल वर्ल्ड में, वो इतना ज़्यादा खो जा रहे हैं हुँ, हुँ, कि अगर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं कि हुँ, हुँ, कोई ठीक है, पर्सनैलिटी या फ़िज़िक अच्छा है, हुँ, तो हुँ, ठीक है, मुझे मेरा फ़िज़िक भी ऐसा होना हुँ, चाहिए। हुँ, कोई बहुत फ़ेमस हो गया किसी और चीज़ में, मतलब वो एक जो रियलिटी शोज़, आपका जो बॉलीवुड है, हुँ, इसी से ज़्यादा अपने अपने आप को वो कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीखने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी यही जाऊँ, इंस्पिरेशन टाइप वही हो हुँ। गया है, बाकी और कुछ ऐसा रहा नहीं है। डायरेक्शनलेस तो हो रहे हैं। अब मैं एक एक्टर है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक्टर क्या होते हैं, रियल लाइफ़ में अलग होते हैं। हाँ, अब एक्टर तो सिगरेट्स भी पीते हैं बहुत बिल्कुल। लोग। अब हाँ, मैं कितने एक्टर से मिला हूँ जो क्लब्स में आएँगे, वहाँ पे कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएँगे। बट उसी एक्टर से मैं उसके घर पे मिला हूँ, वो शराब क्या इतनी शराब पीता है कि पूछो मत। हुँ, तो जो ऑन कैमरा होता है वो लाइफ डिफरेंट होती है, ऑफ कैमरा डिफरेंट होती है। अब लोग हाँ मोटिवेट होते हैं लोगों से हुँ, कि हाँ भाई इसकी बॉडी ऐसी है, वो भी अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुँ, मोटिवेट हो कि मेरे को इसकी तरह बनना है, बट उस चीज़ को आप एक डायरेक्शन लेके चलो कि हाँ मेरे को इसकी तरह बनना है, बट मेरी फैमिली वैल्यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी की तरह बनना चाहता था, हुँ, मैं ज़रूर बनूंगा, बट मेरी फैमिली वैल्यूज़ है कि मैं गाली नहीं देता। तो मैं गाली नहीं दूँगा, क्योंकि भी हाँ, मुझे अपना पॉइंट रखना है। आवाज़ चिल्लाने से ज़रूरी नहीं है कि हाँ, पॉइंट वहीं पे रखा जाए या हुँ, गाली दे के हाँ, कि मैं सही हूँ या मैं ऐसा करता हूँ। आपको कुछ चीज़ें आपकी फैमिली सिखाती है, तो वो आपको आजकल मेरे को नहीं लगता जो जेन ज़ी है, वो फैमिली वैल्यू सीख रही है। वो जो सीख सीख रही है, सिर्फ़ इंटरनेट से सीख रही है कि इंटरनेट हाँ, से बिल्कुल, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली। जैसे अभी आपने बोला कि मैं कभी ना कभी ये काम करूँगा, तो हुँ, जैसे रोडीज़ आपका एक है कि मुझे हुँ, रोडीज़ करना ही करना है, हुँ, हुँ। तो ऐसा कौन-सा और शो है जो को आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए? खतरों के खिलाड़ी एक मेरे को एक ऐसा शो है, क्योंकि मैं बचपन से एडवेंचरस रहा हूँ हुँ, और स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मुझे एक वो शो इंटरेस्टिंग लगता है। और स्पेशली जो होस्ट है उसका, रोहित शेट्टी, तो वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और बाकी कोई ख़ास शो नहीं है जो मुझे दिखता है, क्योंकि 2 ही शो, आजकल 3 शो चल रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस और रोडीज़। हुँ,
और स्प्लिट्स वाला तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें जो फ्लर्टिंग वगैरह होते हैं, चलो ठीक है, वो लोगों का है, मर्ज़ी है, करना चाहते हैं। बट मेरे को जितना इंटरेस्ट एडवेंचरस शो में आता है, रोडीज़ हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, और बिग बॉस भी ले लो, एक टाइप का एडवेंचर शो है कि आपको वहाँ पे फ़ोन यूज़ करने को नहीं मिलेगा, एक घर में आप बंद हो और नए लोगों से मिल रहे हो, तो मेरे को ऐसे शो करने में मज़ा आता कुछ लोग जो छोटे शहरों से आते हैं ये एक्सपेक्टेशन लेके कि हमें शोज़ में जाना है, और आपने जैसे कहा कि आप उनकी हेल्प करते हैं, मतलब आप ट्रेन भी करते हैं, तो आप वो आपसे कैसे रीच आउट कर सकते हैं कि कैसे कांटेक्ट करके कि आप उनको ट्रेन करें और वो किसी ना किसी शो का हिस्सा बन पाएँ? है। लोग जो छोटे शहर से आ रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि हाँ मुझे किसी शो में जाना है, उन्हें गाइडेंस ऑफ कोर्स चाहिए। मुझे जैसे गाइडेंस नहीं मिली शुरुआत में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, आई एम सार्थक भाटिया, और मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई मैसेज नहीं है मैं जिसका रिप्लाई नहीं करता। हाँ, मुझे अगर कोई सामने से जानबूझ के पंगे ले रहा है तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, जो हेल्प के लिए आ रहा है मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। जैसे दिग्विजय की तरह दिग्विजय चार्जेस लेता है, जो उसकी सोच है कि हाँ उसे पैसा कमाना है, बट किसी और के आइडिया को कॉपी करके पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, उसकी वो मर्ज़ी है। एज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो भी मैं कहूँगी कि जो भी कंट्रोवर्सी आपके अगेंस्ट हुई है, आपको बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग जज करते हैं वो अच्छा और बुरा पहचानते हैं, तो आपकी अच्छाई तो ज़रूर उनके सामने आएगी। और जैसे आपने बताया कि जो रघु ने सॉरी भी बोला, तो उसके बाद आपको कुछ इंटरनली कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं? नहीं, वो मेरे को मिला, उसने मेरी बात सुनी, बट कहते हैं ना, वो इतनी ऐसा लग रहा था कि जल्दी में है कि हाँ वो फॉर्मेलिटी के लिए आया है, और वो सॉरी कहने आया क्योंकि उसे गिल्ट में था कि उसे सॉरी कहना था। उसने मुझे सॉरी कहा, उसने बोला ये वीडियो कोलैबोरेशन में डालियो मेरे साथ और मैं एक्सेप्ट करूँगा, बल्कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती, किसी को पता ही नहीं चलता, और उसने वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया। फिर जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने अपने एक दोस्त है जो वीडियो एडिटर है, उससे मैंने वीडियो एडिट कराई और ऐसे फॉर्मेट में बनाई कि ये वायरल हो जाए। और मैंने ना मतलब इंस्टाग्राम पे बूस्ट किया ना कुछ किया, ये ऑटोमेटिकली 10 मिलियन क्रॉस कर गई। और लोगों के कमेंट्स, प्यार खुद जो अपने आप मिला वो वैसे मिला। बट हाँ, वीडियो एडिटिंग करने से मेरे दोस्त ने जो मेरी हेल्प करी है उसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि हाँ एक एडिटिंग का भी इम्प्रेशन होता है, क्योंकि मैंने जो एडिट की थी उसमें तो 5,000 व्यूज़ भी नहीं थे, जो उसने एडिट करी उसमें एकदम 10 मिलियन व्यूज़ कैसे आ गए और कमेंट्स भी आ गए। और नहीं, कहीं न कहीं ये होता है ना कि भगवान भी ना एक राइट टाइम ढूँढता है, हाँ, कहीं राइट न कहीं टाइम ढूंढ क्लिक रहा हूँ। करने के लिए। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रघु ने अगर मेरे को सॉरी भी कहा तो वो शायद उसने अपना गिल्ट दूर करने के लिए कहा होगा, बट जो मेरे साथ हुआ 12 साल और जो मैंने झेला है, शायद मैं उसे भुला ना सकूँ कभी भी। तो कहेंगे जैसे आपकी ये ज़िद है और आपका एक ये जो मतलब अंदर से जो एक जुनून कह हाँ, लो, ज़िद कह जुनून लो। है, तो मैं तो प्रे ही करूँगी और सब लोग प्रे ही करेंगे कि आप आगे रोडीज़ में अपना जो चाहते हैं वो डेस्टिनी वो आपको मिले, और यही प्रे रहेगी आपके लिए। बट रोडीज़ का भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो लोग अब जेंजी लोगों को ज़्यादा चाहते हैं आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कम्पीट करना। बट हाँ, इस साल शायद उन्होंने एक सीनियर को लिया है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे रोडीज़ मिल जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, नेवर गिव अप और एटीट्यूड। फ्यूचर का क्या पता, कभी फ्यूचर में हो सकता है आप रोडीज़ को होस्ट ही करें, होस्ट करने का सपना है? नहीं, मेरा सपना नहीं है होस्ट करने का। अच्छा, कोई शो? अपने आप से कभी कोई शो बनाने का जिसमें कि आप दिखा पाएँ मैंने, लोगों को हाँ शो कि बनाने का है, मैं ऑफ अगर, कैमरा ये होता है और मतलब कैमरा के सामने ये होता है, और आपका शो हाँ ऐसा हो कि जो हो वो सामने हो, ऐसा शो है कभी मन में दोस्त करने के का? साथ प्लान तो किया है मैंने एक ऐसा शो बनाने का, बट जो वो सच में रियलिटी जो शो हो। जो सच में रियलिटी शो, और अगर मेरा दोस्त मेरी हेल्प कर रहेगा तो शायद हम लोग आने वाले 2 साल में वो शो भी बनाएंगे जल्दी, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे सेक्टर 62 में नोएडा में ले लिया है, तो हम अच्छा, उस पर प्लान भी कर रहे हैं थोड़ा। वेरी नाइस। मैं तो प्रे करूँगी कि फटाफट आपका शो आए और बहुत लोगों को उससे मोटिवेशन मिले और रास्ता भी दिखाई दे। जैसे आपने बात कही कि फ्यूचर में आप भी एक प्लान कर रहे हैं एक शो के लिए, तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो कि आपका इतना एक्सपीरियंस है इसके बारे में कि लोगों के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग टूटते भी हैं मेंटली, फिज़िकली, उनकी
फैमिली पे भी प्रॉब्लम होती हैं, तो जो ये सारा एक्सपीरियंस लेके आप मतलब क्या क्राइटेरिया रखेंगे? क्राइटेरिया सिंपल होगा, रॉ बंदों को लेना है, टैलेंटेड बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। लोगों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने में मज़ा आता है। कोई जिम से है, कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा सिंगर है। मुझे चाहिए रॉ बंदे जो लाइफ में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। बट हाँ, मैं शो अपने हिसाब से बनाऊँगा, मिर्च मसाला मैं भी लाऊँगा, बट किसी को ह्यूमिलेट नहीं करूँगा या किसी को नीचा नहीं दिखाऊँगा। मैं वही चीज़ दिखाऊँगा जो मुझे दिखानी है, चाहे वो शो हिट जाए या फ्लॉप जाए। और अगर ज़रूरी नहीं है वो शो आप टीवी पे लाना चाहो, आजकल बहुत चैनल्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप उस पे भी दिखा सकते हो। बिल्कुल। तो मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ जो मैं यूट्यूब या इंस्टा पे दिखा सकूँ लोगों को। और थैंक यू सो मच सार्थक, आप बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को भी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि कैसे एक रिजेक्शन के बाद हमें सक्सेसफुल होना है, और जिद है, जुनून है, तो सब कुछ मुमकिन है। तो थैंक यू सो मच सार्थक आज यू आर आने के वेलकम। लिए।